हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट जो है उसका जो विकास है वो किस प्रकार से होता है। तो बच्चों जब हम बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद तो यहाँ पर युग्मकोद्भिद शब्द गैमेटोफाइट का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट किसी पौधे की उस अवस्था का नाम है जिसमें युग्मक यानी गैमेट उत्पन्न किए जाएंगे। और जो भी युग्मकोद्भिद अवस्था है गैमेटोफाइट अवस्था होती है पौधे की वो हमेशा अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है। तो ये जो युग्मकोद्भिद है गैमेटोफाइट है उसके भी पौधों में दो अलग अलग प्रकार होते हैं। एक जिसे कहा जाता है नर युग्मकोद्भिद यानी मेल गैमेटोफाइट और एक जिसे कहा जाता है मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट। तो जब हम बात करते हैं बेटा नर युग्मकोद्भिद की तो इस बात को हमें पता होना चाहिए कि जो लघु बीजाणु हैं जो कि परागकोश की लघु बीजाणु धानी में बने थे उन लघु बीजाणुओं का अंकुरण होगा और उनके अंकुरण से हमें ये संरचना दिखाई देगी जिसका नाम है नर युग्मकोद्भिद या परिपक्व नर युग्मकोद्भिद। ये पूरा का पूरा जो आपको चित्र दिखाया गया है ये पूरा का पूरा नर युग्मकोद्भिद के विकास को समझाने के लिए बताया गया है। तो कुछ बातें हैं नर युग्मकोद्भिद क्या है और कैसे विकसित होगा उसको समझने के लिए पहले आपको कुछ बातों पर सोचना पड़ेगा। अगर मैं आपको कहता हूं कि नर युग्मकोद्भिद क्या है, ठीक है, अगर मैं ये कहता हूं कि नर युग्मकोद्भिद क्या है तो आप क्या कहेंगे कि नर युग्मकोद्भिद ठीक है मेल गैमेटोफाइट क्या है तो आप कहेंगे कि जो अगुणित लघु बीजाणु हैं हैप्लॉइड जो माइक्रोस्पोर हैं के अंकुरण से अगुणित लघु बीजाणुओं के अंकुरण से निर्मित संरचना, ठीक है, यानी वह संरचना जो लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर के अंकुरण से पैदा होती है उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो आप यूं तो कह सकते हैं ना कि लघु बीजाणु यानी जो माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट है। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कह सकते हैं ना, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका का जो नाम है वो क्या है बेटा, लघु बीजाणु। और अगर मैं कहूं इसकी गुणिता क्या होगी नर युग्मकोद्भिद की तो कोई भी जो गैमेटोफाइट है उसकी जो प्लॉइडी होती है गुणिता जो होती है वो हमेशा याद रखना है आपको n होती है। ये एक अगुणित संरचना है, हैप्लॉइड संरचना है। क्लियर है, ये बातें समझ में आ गई। अब बेटा जो पुष्पी पादपों की बात करें या आपने अनावृत बीजी भी पढ़े हैं, जिम्नोस्पर्म भी पढ़े, तो उनमें एक कॉमन बात ये आती है कि जो लघु बीजाणु से जो नर युग्मकोद्भिद का जो विकास है ना वो उसी समय शुरू हो जाता है जब वो लघु बीजाणु धानी के अंदर होते हैं। उसके बाद में उनके अंकुरण से पहले परागकण बनता है। परागकण को अपहासित नर युग्मकोद्भिद का दर्जा दिया जाता है, रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। और फिर वो परागकण जो है जब बाहर निकलता है, तो मैं अगर एंजियोस्पर्म की ही बात कर रहा हूं तो वो फिर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है और वहां पर फिर उसका आगे अंकुरण होता है, जिसके बाद ही परिपक्व नर युग्मकोद्भिद तैयार हो पाता है। तो बेटा ये जो नर युग्मकोद्भिद का जो विकास है इसको हम दो चरणों में बांटेंगे। नर युग्मकोद्भिद का जो विकास है पौधों में
ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नर युग्मकोद्भिद का जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसको दो चरणों में बांटते हैं। ठीक है, दो चरणों में बांटते हैं, समझिएगा। दो स्टेप्स हैं, दो चरण हैं। पहले चरण का जो नाम है वो है परागण पूर्व अंकुरण। परागण पूर्व अंकुरण यानी प्री पोलिनेशन जर्मिनेशन। प्री पोलिनेशन जर्मिनेशन। और बेटा ये परागण पूर्व अंकुरण जो होता है ना, ये होता कहाँ है? लघु बीजाणु धानियों के अंदर ही हो जाता है, क्योंकि लघु बीजाणु से परागण बनेंगे। तो बेटा एक बात ध्यान देनी है कि इसे इसे यानी परागण से पहले जो अंकुरण की बात करें, इसको हम स्वस्थाने अंकुरण, स्वस्थाने अंकुरण, इंग्लिश में कहें तो हम कह सकते हैं इन सीटू। क्या? इन सीटू जर्मिनेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इन सीटू जर्मिनेशन या प्रिकॉशियस जर्मिनेशन भी कह सकते हैं। और आप यूं कह सकते हैं कि परागण पूर्व अंकुरण का मतलब जो परागण से पहले हो रहा है, पोलिनेशन से पहले हो रहा है। यानी यह प्रक्रिया अगर कहें, यह जो पूरी प्रक्रिया अगर कहें, यह होती कहाँ है? यह प्रक्रिया परागकोश की, परागकोश यानी एंथर की लघु बीजाणु धानियों, माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणु धानियों के भीतर होती है। ठीक है, एनसीईआरटी की एक लाइन पर आपको फोकस करना है। एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कि लघु बीजाणुओं का अंकुरण उसी समय प्रारंभ हो जाता है जब वो लघु बीजाणु धानी के भीतर होते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? तो बेटा इसमें होगा क्या? ये जो परागण पूर्व अंकुरण है, इसमें होगा क्या? बहुत आसान सी चीज है कि जो लघु बीजाणु जो एक कोशिका है, लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर जो कि एक सिंगल सेल है तो अगुणित ही ना, एक सिंगल सेल है, उसमें एक समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? वन माइटोसिस होगा, एक समसूत्री विभाजन होगा। और जब एक समसूत्री विभाजन होगा तो लघु बीजाणु से परागकण बनेगा। आप परिपक्व परागकण कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, परागकण, क्योंकि लघु बीजाणु भी एक प्रकार का परागकण है, अपरिपक्व परागकण है। लेकिन ये परिपक्व परागकण जो होगा, ठीक है, वो होगा टू सेल्ड स्टेज में होगा, दो कोशिकीय अवस्था में होगा। और लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ, इस दो कोशिकीय अवस्था में परागकण जो होता है उसमें एक कायिक कोशिका होती है और एक जनन कोशिका, जिसमें हमने अंतर की चर्चा की है पिछली क्लास में। आप देख लीजिएगा वापस से एक बार। लेकिन ये प्रक्रिया हो कहाँ रही है? यह प्रक्रिया हो रही है लघु बीजाणु धानी के भीतर, माइक्रोस्पोरेंजिया के भीतर ही हो रही है। ठीक है, लघु बीजाणु धानी में ये घटना हो रही है। ठीक है, अब जब परागकण बन जाएगा तो परागकण बनने के बाद में एक घटना होती है जिसको हम कहते हैं बेटा पोलिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? पोलिनेशन, परागण। क्या बोलते हैं बेटा? परागण। अब परागकण निकलेंगे बाहर, परागकोश से बाहर निकलेंगे और कहां पर पहुंचेंगे बेटा? वर्तिकाग्र पर, पुष्प की वर्तिकाग्र पर। चाहे पुष्प उसी पौधे के उसी पुष्प का हो या उसी जाति के दूसरे पौधे के किसी पुष्प का हो। तो जब वर्तिकाग्र पर वो परागकण पहुंचेगा तो वहां पहुंचकर उसका फिर से अंकुरण होगा। वो कैसे होगा अभी इस चित्र में अपन समझने वाले हैं, लेकिन उसे हम नाम क्या देंगे? उसे हम नाम देंगे बेटा परागण पश्च अंकुरण। ठीक है, परागण पश्च अंकुरण यानी पोस्ट पोलिनेशन
पोस्ट पोलिनेशन जर्मिनेशन, ठीक है। और ये पोस्ट पोलिनेशन जर्मिनेशन में होगा क्या, परागण अंकुरण करेंगे। ये जो प्रक्रिया है परागण पश्च अंकुरण, इसको उत्स्थाने कहा जाएगा। उत्स्थाने क्यों, क्योंकि लघु बीजाणु बने तो लघु बीजाणुधानी में थे, अब जो अंकुरण हो रहा है वर्ती कागर पर हो रहा, तो मूल उत्पत्ति जहां थी वहां पर तो अंकुरण नहीं होना, दूसरी जगह हुआ, तो इसको उत्स्थाने एक्स-C2 उत्स्थाने अंकुरण यानी एक्स-C2 जर्मिनेशन नाम दिया जाएगा, एक्स-C2 अंकुरण नाम दिया जाएगा। और ये जो एक्स-C2 जर्मिनेशन उत्स्थाने जर्मिनेशन जो होता है ये कहां पर होता है, वर्ती कागर पर होगा। यह घटना या यह प्रक्रिया वर्ती कागर पर होती है, परागकण के वर्ती कागर पर स्टिग्मा पर पहुंचने पर होती है। ठीक है बेटा। और इस प्रक्रिया में जो लघु बीजाणु है, सॉरी लघु बीजाणु नहीं, परागकण है, जो परागकण है जो कि 2 कोश की अवस्था में था, परागकण जो कि 2 सेल्ड स्टेज में था, वो क्या करेगा, वो एक और माइटोसिस करेगा। वो क्या करेगा, एक और माइटोसिस करेगा। जब एक और माइटोसिस होगा, एक और समसूत्री विभाजन हुआ, तो बताओ टोटल कितने माइटोसिस हो गए लघु बीजाणु में, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो कुल मिलाकर एक लघु बीजाणु से अगर आपको परिपक्व नर युग्मकोद्भिद बनाना है तो 2 समसूत्री विभाजन होते हैं, यहाँ याद रखिएगा। हम प्रश्नों पर जब चर्चा करेंगे तो डिस्कस करेंगे इस बारे में, अभी नहीं, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें मिलेगा परिपक्व नर युग्मकोद्भिद। क्या मिलेगा, परिपक्व नर युग्मकोद्भिद, मेच्योर मेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। और वो जो परिपक्व नर युग्मकोद्भिद होगा उसमें 3 कोशिकाएं होंगी। कैसे भाई, परागकण में 2 कोशिका, एक कायिक कोशिका और जनन कोशिका थी, तो जो जनन कोशिका होगी वो एक और समसूत्री विभाजन कर लेगी, तो जनन कोशिका के विभाजन से 2 नर युग्मक मेल गैमेट बन जाएंगे। ठीक है, एक बात यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिएगा, आगे शायद फिर चर्चा हो जाएगी कि जो आवृत बीजी और अनावृत बीजी दोनों होते हैं ना, उनमें जो नर युग्मक होते हैं ना, वो ध्यान रखिएगा अगतिशील होते हैं, तो उनको जो निषेचन के लिए मादा युग्मक या अंड तक पहुंचाने का काम पराग नलिका करती है। अभी चित्र में यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बेटा ये जो था कि नर युग्मकोद्भिद का जो विकास है उसको हमने 2 चरणों में बांटा था, परागण से पहले अंकुरण और परागण के बाद। परागण से पहले तो लघु बीजाणु जो है उससे परागकण बन गया, और जब परागण के बाद में देखा तो परागकण जिसमें 2 कोशिकाएं थी उससे परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का विकास हो गया। ये अधिकांश आवृत बीजों के लिए ये बात कही जा रही है। चलिए अब ना हम लोग वापस चित्र पर लौटते हैं। हमने जो अभी चित्र शुरू में देखा, एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि लघु बीजाणु से परागकण का विकास कैसे हो रहा है, लेकिन हम पूरा पढ़ेंगे नर युग्मकोद्भिद का पूरा विकास कैसे हो रहा है। ठीक है, चित्र में देखेंगे। देखिए बेटा, ये जो चित्र दिया गया इसमें आप पहले समझिएगा, इस चित्र को केवल समझना है आप लोगों को, बाकी पूरी चर्चा हमने कर ली है, एक एक बात की चर्चा की है कि कोई भी जो लघु बीजाणु है बना कहाँ था, लघु बीजाणुधानी में, जिसमें आपको याद है कि हर लघु बीजाणु जो होता है उसमें, हर लघु बीजाणु में सबसे बाहर क्या होती है, तो आप बोलोगे सर बाह्यचोल होती है ना, एक्साइन होती है, बिल्कुल होती है, जो कि याद कीजिए मैंने कहा था स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। उसके बाद में जो होती है क्या होती है बेटा, इंटाइन होती है, बिल्कुल होती है, जो कि पैक्टिन व सेल्लोज से बनी होती है, लचीली होती है। उसके अलावा अगर कहूँगा अंदर प्लाज्मा झिल्ली भी होती है और केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और हमें पता है कि जब लघु बीजाणु एन है तो इसका केंद्रक भी एन ही होगा। ठीक है, अब बच्चों जब लघु बीजाणु का अंकुरण शुरू होगा ना, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो लघु बीजाणु का जो केंद्रक, देखिए पहले चित्र में लघु बीजाणु का केंद्रक बिल्कुल बीच में, जो अब विस्थापित हो गया है,
उस दिशा में विस्थापित हो गया जिस दिशा में जनन कोशिका बननी होती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे ना, तो दूसरी तरफ आपको देखने को क्या मिलता है कि दूसरी तरफ आपको रिक्तिकाएं दिखाई देना चालू हो गई। देखिए ये वैक्यूल बनना चालू हो जाती है, रिक्तिका। तो वैक्यूल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। वैक्यूल उस दिशा में बन रही है जहां पर कायिक कोशिका बननी होती है। अब बेटा जैसा कि हम जानते हैं कि भाई कोई भी कोशिका जब माइटोसिस करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी, मान लीजिए मैंने कहा यहाँ माइटोसिस हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, तो बेटा समसूत्री विभाजन आपने पढ़ा है कि कोई भी जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो जब केंद्रक का विभाजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, तो हमें यह भी पता है कि भाई तर्कूपकण बनेगा। और तर्कूपकण की आकृति आप सबको पता है कि जो तर्कूपकण बनता है कोशिका विभाजन में, उसमें बीच से तो वह क्या होता है, चौड़ा होता है, और किनारों से पतला होता है। लेकिन यहां पर आप देखिए कि ये जो तर्कूप बन रहा है उसका एक सिरा चौड़ा एक सिरा सकरा है, और इसको बेटा असममित तर्कू कहते हैं। बहुत खास लाइन है, ध्यान रखिएगा, बहुत खास लाइन है कि यहां इस समय जब समसूत्री विभाजन होगा तो असममित तर्कू बनता है, असममित, असिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल तर्कू का निर्माण होता है। ये आप जरूर याद रखिएगा, एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनेगा। अब चलिए माइटोसिस हो गया, केंद्रक विभाजन होगा, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो दो असमान कोशिकाएं बनेगी। इस चित्र में देखिए दो असमान कोशिकाएं बन रही है। एक तो ये बड़ी कोशिका दिख रही है, ये तो हो गई बेटा कौन सी, बेटा कायिक कोशिका हो गई। कौन सी कोशिका हो गई बेटा, कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल हो गई, कायिक कोशिका बन गई। एक तो बनेगी कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल, और ये जो छोटी कोशिका दिख रही है ना बेटा, ये है जनन कोशिका, जर्नेटिव सेल। इनकी गुणिता मैं पिछले क्लास में लिखवा चुका हूं, विशेषताएं में भी आपको लिखवा चुका हूं, ध्यान रखिएगा। अब ये जो कायिक कोशिका जो होती है, जो बड़े आकार की होती है, उसका केंद्रक ये दिख रहा है, ये केंद्रक है जिसको आप कायिक केंद्रक या नाल केंद्रक कह सकते हैं। कायिक केंद्रक भी कह सकते हैं, नाल केंद्रक भी कह सकते हैं, ट्यूब न्यूक्ली भी कह सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ट्यूब न्यूक्ली, ठीक है। अब जनन कोशिका जो है देखिए लेंस रूपी दिख रही है यहां तो, और जैसे ये लेंस रूपी जो जनन कोशिका जो होती है ये शुरू में कायिक कोशिका की भित्ति से चिपकी हुई है, लेकिन बाद में देखिए ये जनन कोशिका इस भित्ति से अलग होकर इस कायिक कोशिका के कोशिका द्रव में तैरती रहती है। लिखवाया भी था लास्ट क्लास में कि जनन कोशिका जो होती है कायिक कोशिका के कोशिका द्रव में तैरती रहती है, तर्कु रूपी होती है, ठीक है, जिसका जीव द्रव्य सघन होता है। अब ये यहां तक जो भी घटनाएं हुई ना बेटा, यहां से लेकर ये पूरी घटनाएं यहां तक, ये मान लीजिए इस स्थान से लेकर इस स्थान तक जितनी भी घटनाएं हम देख रहे हैं ना, ये पराकण तक के परिवर्धन की घटना जो आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम दे रखा है, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक की जो घटना है ना, ये है परागण पूर्व अंकुरण, ठीक है। अब उसके बाद में पोलिनेशन हो जाएगा, परागण हो जाएगा, परागण जो होंगे वो कहां पहुंच जाएंगे बेटा, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। अब जब परागण हो जाएगा तो जो वर्तिकाग्र जो होती है ना बेटा, वर्तिकाग्र स्टिग्मा, उस पर जब परागकण पहुंच जाएगा, गिर जाएगा, स्त्री केसर का पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो कि परागकणों को ग्रहण करने के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म का कार्य करता, मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ स्त्री केसर के बारे में। तो वहां पर जब पहुंच जाएगा तो क्या होता है कि जो स्त्री केसर जो होता है ना, उसके वर्तिकाग्र पर जो जल होता है, जल और इसके अलावा जो शर्करा और अन्य रसायन भी होते हैं, उनको अवशोषण कर लेगा ये परागकण। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका आयतन बढ़ेगा, परागकण का आयतन बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, जिसकी वजह से बाह्यचोल फटेगी, वो भी जनन छिद्र वाले स्थान पर से, जनन छिद्र वाले स्थान से। और ऐसे में जो कायिक कोशिका जो होती है
वह एक नाल का निर्माण कर लेगी। कायिक कोशिका जो है वो बाहर निकलने लगेगी, अंत्यचोल भी साथ में आएगी। तो कायिक कोशिका जो है एक पराग नलिका का निर्माण कर लेगी। क्या निकलेगी बेटा? पराग नलिका के रूप में बाहर आएगी। हमने कहा था कि कायिक कोशिका का कार्य जो होता है पराग नलिका का निर्माण करना होता है, पराग नली। पोलन ट्यूब का निर्माण होगा, पोलन ट्यूब बाहर आएगी। ऐसे में कायिक कोशिका का जो केंद्रक है, नाल केंद्रक, शुरू में तो आगे आगे ही रहता है, याद रखना, शुरू में वो नाल केंद्रक आगे आगे ही रहता है, ठीक है। और पीछे पीछे जनन कोशिका भी उस परागनाल में जाने लगती है। ये जनन कोशिका, जनरेटिव सेल जो है वो भी पराग नलिका में एंटर कर जाती है, ठीक है। जनन कोशिका भी जो है पराग नलिका में एंटर कर जाती है। और जब वो जनन कोशिका पराग नलिका में एंटर कर जाती है तब जाकर एक माइटोसिस तो यहाँ हो चुका है, आपको पता है, एक समसूत्री विभाजन जिससे दो कोश की अवस्था आ गई, परागकण बन गया। एक और माइटोसिस अब होगा, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक और माइटोसिस होगा। और जब एक और माइटोसिस होगा ना बेटा, तो ये जो जनन कोशिका माइटोसिस करेगी, तो जब जनन कोशिका माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन करेगी तो बन जाएंगे बेटा क्या? दो नर युग्मक। ये एक प्रकार से बेटा सेल्स ही हैं, कोशिकाएं हैं। दो नर युग्मक होंगे और होंगे ये भी एन या अगुणित ही होंगे। तो यहां अगर मैं आपको कहूं, ये जो चित्र दिख रहा है जिसमें आपको पराग नलिका भी दिख रही है, आगे नाल केंद्रक भी दिख रहा है, ठीक है, और ये कौन सी कोशिका है बेटा? कायिक कोशिका है। तो एक कायिक कोशिका है, एक वेजिटेटिव सेल है, कायिक कोशिका है, ठीक है, वो भी एन है, और दो जो है नर युग्मक है। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको कहूं तो ये तीन कोश की अवस्था में परिपक्व नर युग्मकोद्भिद बन गया। लेकिन ये जो दोनों घटनाएं जो चित्र में दिखाई गई, ये परागण के बाद में होने वाली घटनाएं। तो इस प्रकार से बेटा कुल मिलाकर हमारे पास में जो है ये जो था नर युग्मकोद्भिद यानी मेल गैमेटोफाइट का आवृत बीजों में विकास किस प्रकार से होता है। एक दो बिंदु जिन पर आपको फोकस जरूर करना है। लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका का नाम है। लघु बीजाणु और पराकण दोनों एन होते हैं तो नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन पराकण अपहासित नर युग्मकोद्भिद है, रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट है। और आवृत बीजों में परिपक्व नर युग्मकोद्भिद तीन कोशिकीय होता है, एक कायिक कोशिका और दो नर युग्मक उपस्थित होते हैं। हाँ, यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, विकास क्रम जब आपने पढ़ा था प्लांटिक किंगडम में तो आपको ध्यान होगा आवृत बीजी ही वो पौधे हैं, ध्यान रखिएगा, आवृत बीजी ही वह पादप समूह है जिनमें युग्मकोद्भिद सर्वाधिक हासित प्रकार का होता है। हाईली रिड्यूस्ड अगर गैमेटोफाइट अवस्था किसी पादप में पाई जाती है तो वो किन में पाई जाती है बेटा? एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। और इनमें और जिम्नोस्पर्म में, हालांकि जिम्नो एंजियोस्पर्म दोनों में अपासित होता है, लेकिन तुलना में तुलनात्मक रूप से अगर कहेंगे तो आवृत बीजों में सर्वाधिक अपासित गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद पाया जाता है, ठीक है। और इनमें जो नर युग्मक होते हैं ना बेटा, अगतिशील होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, अकशाबिक होते हैं, तभी तो ये पराग नलिका बनती है, ताकि पराग नलिका ही इन नर युग्मकों को आगे ले जा सके। जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये जो पराग नलिका इन नर युग्मकों को कहां पर बीजांड के अंदर तक लेकर जाएगी और निषेचन में सहायता करेगी। तो इस प्रकार से बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है समाप्त होता है। और हमने क्या पढ़ा कि नर युग्मकोद्भिद यानी मेल गैमेटोफाइट का जो विकास है किस प्रकार से होता है। बच्चों, जो हमने परागकण के बारे में, पोलन के बारे में जो चर्चा की थी, उससे संबंधित कुछ खास कुछ फैक्ट्स हैं जिनको भी हमें पढ़ना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इनमें दो फैक्ट्स के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, और दो फैक्ट्स से रिलेटेड मैंने थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो भी आपको दी है पहले से ही, तो बात कर लेते हैं। एक परागकण से संबंधित एक तथ्य है अगर मैं कहूं तो वो है बेटा परागकणों की जीवन क्षमता। क्या है? परागकणों की जीवन क्षमता पोलन वायबिलिटी। क्या है? पोलन वायबिलिटी।
बच्चों हम सबको पता है कि जो परागकण जब परागकोश में बनते हैं और जब वो बाहर विमुक्त होते हैं ना, तो विमुक्त होने के पश्चात दो कोश की अवस्था में बाहर निकलने के बाद वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और वे परिपक्व नर युग्मकोद्भिद के रूप में वहां पर कार्य करने लगते हैं। ठीक है, तो पोलन वाइबिलिटी से मतलब है कि पराग कोश यानी जो एंथर है से पराग कणों के विमुक्त होने, पराग कणों के विमुक्त होने से लेकर वर्तिकाग्र तक पहुंचकर या वर्तिकाग्र पर पहुंच पर स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे वो, अंकुरण करने तक की अवधि, वे वहां जाकर जर्मिनेट होते हैं और पोलन ट्यूब बनती है ना, लेकिन अंकुरण होने की जो अवधि एक निश्चित अवधि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि परागकोश से परागकण निकला और वो काफी समय बाद में पहुंच रहा है, ऐसा नहीं, एक समय अवधि निश्चित होनी चाहिए। तो की अवधि जब तक कि वे, मतलब जब तक उनमें वो क्षमता हो कि वो नर युग्मकोद्भिद के रूप में कार्य कर सके, नर युग्मक बनाए और निषेचन कर दें, जब तक वे परिपक्व नर युग्मकोद्भिद के रूप में, परिपक्व नर युग्मकोद्भिद के रूप में कार्य कर सके। हो सकता है कि ज्यादा समय हो जाए और उनके अंदर जो नर युग्मक है वो एक प्रकार से या तो बने ही नहीं, है ना, और अगर बन भी जाए तो अक्रियाशील हो, तो एक समय होना जरूरी है। तो परिपक्व नर युग्मकोद्भिद के रूप में कार्य कर सके, एक प्रकार से यूं कह सकते हैं कि वे निषेचन योग्य हो सके। ठीक है, और बेटा इसी समय अवधि को हम पोलन वायबिलिटी के नाम से जानते हैं। परागकोश से परागकण निकलेंगे, एक समय होगा, उस समय अवधि तक उनको पहुंचना है, कहां पर, वर्तिकाग्र पर पहुंचना है, जब तक कि वो नर युग्मकोद्भिद बना सकें। ठीक है, और इसे ही हम एक नाम देते हैं बेटा, क्या, पोलन वायबिलिटी। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन नीट के हिसाब से जरूर ध्यान दीजिएगा, छोटे टॉपिक से लेकिन क्वेश्चंस आते हैं कि पोलन वायबिलिटी किन किन बातों पर निर्भर करती है। पराग कणों की जीवन क्षमता की जो जीवन क्षमता वायबिलिटी है, निर्भर करती है, किन बातों पर डिपेंड होती है। तो बेटा ये हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं तो यहाँ पर तीन बातें हैं जिन पर ये वायबिलिटी डिपेंड करती है। टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तापमान पर, वातावरण के, आर्द्रता पर, वातावरण में नमी कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है, और जो पादप है उसकी आनुवांशिकी क्या है, वो किस जाति से संबंधित है, क्योंकि सबकी जेनेटिक्स अलग अलग होती है, तो पादप की आनुवांशिकी पर भी निर्भर करती है। जेनेटिक्स ऑफ द प्लांट, इसका बेटा एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी ने दिया हुआ है जिसको आपको समझना है कि पोलन वायबिलिटी जो है पादप की आनुवांशिकी या जेनेटिक्स पर निर्भर करती है। इसके आपके उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में इसके लिए उदाहरण दे रखे हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। एक तो अगर कहा जाए कि जो घास कुल है, घास कुल समझते हैं ना बेटा, घास कुल जिसको पोएसी भी कहते हैं या ग्रैमिनी भी कहते हैं। ठीक है, इनमें अगर पोलन वायबिलिटी की बात की जाए
तो बेटा ध्यान रखना है 30 मिनट होती है। नीट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना 30 मिनट होती है पोलन वायबिलिटी। और अगर मैं यहां पर कहूं एक और 3 कुल हैं, खास तौर से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं अभी बेटा मैं, जैसे लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी कुल जानते हैं ना, जिसके अंदर हम मटर उपकुल फेबेसी की चर्चा करते हैं, लेग्यूमिनोसी। इसके अलावा सोलेनेसी, आपने पढ़ा है सोलेनेसी कुल, आलू टमाटर बैंगन धतूरा आदि। और रोजेसी कुल, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। में अगर कहा जाए पोलन वायबिलिटी अगर कहें तो वो होती है बेटा महीनों तक, महीनों तक होती है, मंथ्स तक हो सकती है। लेकिन घास कुल के पौधों में जो परागकण जो है वर्तिकाग्र से, मतलब परागकोश से निकलेंगे और वर्तिकाग्र तक पहुंचे, तो उनके लिए एक समय सीमा कितनी है, वो 30 मिनट है। क्योंकि 30 मिनट से अगर ज़्यादा समय हो गया तो शायद वो अंकुरण करके नर युग्मकोद्भिद न बना सकें, या उनके रूप में परिपक्व नर युग्मकोद्भिद के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सब टॉपिक और छोटा सा है, उस पर भी बात कर लेते हैं यहीं। बच्चों, आप लोगों ने पराग बैंक या पोलन बैंक का नाम सुना होगा। और पराग बैंक या पोलन बैंक पादप प्रजनन कार्यक्रम की एक विधि है, जिसमें हम काम में लेते हैं परागकण जितने भी होते हैं उनको परिरक्षित करते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं, हम थोड़ी सी बात करते हैं कि परागकण जो होते हैं, पोलन जो होते हैं, उनका प्रिजर्वेशन, परागकणों का परिरक्षण, प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन्स की बात करते हैं। ठीक है, तो पोलन्स जो होते हैं ना, उनका जो प्रिजर्वेशन जो होता है, ठीक है, जो कि खास तौर से बेटा पराग बैंकों में किया जाता है। तो यह मैंने आपको बताया कि यह पादप प्रजनन कार्यक्रम की एक विधि है। प्लांट ब्रीडिंग जानते हैं ना, पादप प्रजनन कार्यक्रम, प्लांट ब्रीडिंग की जो है पादप प्रजनन कार्यक्रम की एक विधि है, पादप प्रजनन कार्यक्रम की एक विधि है। ठीक है, और इसमें बेटा पोलन बैंक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, पराग बैंक बनाए जाते हैं। ठीक है, पराग कणों को लंबे समय तक संरक्षित किया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पराग बैंक जितने भी होते हैं उनके अंदर एक विधि काम में ली जाती है, और वो विधि काम में ली जाती है बेटा क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। निम्न ताप परिरक्षण। ठीक है, क्या? निम्न ताप परिरक्षण। और इसमें होता क्या है कि जो परागकण होते हैं ना, उनको बहुत खास लाइन है, केवल परागकण के लिए नहीं बेटा, खास तौर से जब आप लोग जैव विविधता के संरक्षण की बात करेंगे तो ex-situ कंजर्वेशन में आपको ये विधि बताई जाती है। ठीक है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन जो होता है उसमें क्या किया जाता है, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चाहे परागकण हो, चाहे अंडाणु हो, चाहे बीज हो, उन सब के लिए होता है, लेकिन मैं यहाँ परागकण की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या किया जाता है, -196 डिग्री तापमान जो होता है पर जो लिक्विड नाइट्रोजन है, तरल नाइट्रोजन जो है, लिक्विड नाइट्रोजन जो है में
अभी तो हम परागकण की बात करें, लेकिन हम बात करें अंडाणुओं की बात करें, बीजों की बात करें, क्योंकि बीज बैंकों की स्थापना भी होती है, तो -196 डिग्री सेल्सियस तापमान, जिसको निम्न तापमान कहते हैं, पर तरल नाइट्रोजन में परागकणों का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, लंबे समय तक उनको बचाए रखा जाता है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होते हैं या परागकणों का जो संरक्षण किया जाता है, तो हम जाएंगे कि -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किसमें, तरल नाइट्रोजन में रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हमने ये दो सब टॉपिक्स की भी बात की। इसके अलावा अगर अदर सब टॉपिक्स की बात करें तो पोलन प्रोडक्ट्स है, इसके लिए एक शॉर्ट मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है। इसके अलावा पोलन एलर्जी पर भी मैंने पहले ही चर्चा कर ली है।